बुक्स आ गई क्या बाहर? बुक्स निकाल ली बाहर? चलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. लेट अस फर्स्ट रिवाइज फ्रॉम योर मास्टर चार्ट. यस्टरडे व्हाट वी डिड, बताइए क्या किया था अपन ने कल? चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था. इट वाज concepts of governance and management of information systems. There are 7 parts in this chapter which we have created according to the questions asked. Okay, what is the first part? Dimensions of governance. Now what do you understand by governance? मतलब क्या होता है? Yes, governance यानी क्या होता है? Direct, monitor, evaluate. मतलब क्या? Direct, monitor and evaluate. Direction मैनेजमेंट ने प्रॉपर देना चाहिए, उसके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं कि उसको मॉनिटर करना चाहिए, और लास्ट में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होना चाहिए. उसी को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस. सो देयर आर 2 डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस ऑन योर स्क्रीन्स. यस, कन्फॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस. व्हाट डज कन्फॉर्मेंस स्टैंड्स फॉर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन आउटसाइड रेगुलेटरी वर्ड. टैक्स का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, आरओसी का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, लेबर लॉस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट का, जैसे एलबीटी is a should be complied. तो इधर एलबीटी के रूल्स अपन ने कंप्लाई करेगा, इधर वैट के रूल्स अपन ने कंप्लाई किया, तो वो सारा ही चीज यहां पे आ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस? बाहर की दुनिया गई तेल लेने, मुझे अपनी बिजनेस से मतलब है. बिजनेस इंटरनल ग्रो कैसा करूंगा, प्रॉफिट कैसा आएगा मेरे को, बाय हुक और बाय क्रुक. तो मुझे बताइए क्या गवर्नेंस में दोनों ही चीजों का अपना इंपॉर्टेंस है? यस, आउटसाइड भी चाहिए और इंटरनल भी चाहिए. उसके बाद वी वेंट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर मास्टर चार्ट, बेनिफिट्स. बेनिफिट्स में थे 3 क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी एंड बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस. उसमें अपन ने देखा था बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस. देयर आर 6 बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस, 4 बिजनेस वाले, 2 आईटी वाले. व्हाट आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस? यस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स एंड मिशंस क्लियरली. यस, ओवरकम द limitation of the organizational structure. Business process are made more efficient and transparent. And yes, improved business relationship. तो ये थे 4 बिजनेस वाले. अब आईटी वाले 2 कौन से? IT objectives are aligned with the business objective. And what is next? Desirable IT behavior. Very good. अभी देखना, now we will come to benefits of IT governance first. Governance includes GEIT plus IT. And GEIT includes IT governance. What is IT governance? I have to only govern what is my IT up to. वो बिजनेस कुछ भी हो, IT ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कस्टमर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड होना चाहिए, उससे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैंने यूज करना चाहिए. उसे क्या कहते हैं हम? IT governance. So now we are at the benefits of IT governance. So write down, स्क्रीन पे देखना, we are at benefits of IT governance. IT governance में बताइए क्या क्या आ सकता है? IT governance के बेनिफिट्स में क्या क्या आ सकता है? यस, कुछ आइडिया है आपको IT गवर्नेंस में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, देयर आर टोटल 6 to 7 बेनिफिट्स. उसमें से जो इंपॉर्टेंट 6 है पहले अपन वो देखने वाले. फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ IT गवर्नेंस. इट हेल्प्स द एंटरप्राइज. हु हेल्प्स? IT गवर्नेंस, नॉट ओनली IT. इट हेल्प्स द एंटरप्राइज इन डिलीवरिंग मोर वैल्यू. क्या आईटी का यूज करके आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकती है? सर कोई एग्जांपल दे सकते हो कि आप? फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले चालू किया कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि इंडिया के लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पे भरोसा नहीं था. बट कैश ऑन डिलीवरी में उन्होंने आईटी को यूज कैसे किया? अब जैसे अगर कैश ऑन वाला बंदा आपके यहाँ आता है डिलीवरी के लिए, तो वो आपकी सिग्नेचर टैब पे लेता है, नॉट फिजिकली. उसके बाद यू कैन डू द ट्रैकिंग ऑनलाइन, आपको एसएमएस भी आते हैं, साइट पे भी देख सकते हो. सो इधर आईटी इज हेल्पिंग टू डिलीवर मोर वैल्यू टू द कस्टमर्स. यस, फर्स्ट पॉइंट दैट इट हेल्प्स टू डिलीवर मोर वैल्यू. नेक्स्ट, इट ऑल्सो एंश्योर्स फुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Tell me how IT will help to
गिव फुल सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स। अब जैसे हमारे ऑफिस में मैंने सारे ही ऑडिट रिपोर्ट्स क्लाउड पे रख दिए, तो अब जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट की डेट हो गई और सपोज मैं ऑफिस पे नहीं हूं और क्लाइंट वांट्स की ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन ताकि उसको बैंक में सबमिट करना है, सो आज की तारीख में मुझे फिजिकली साइन करने की जरूरत नहीं है और उसको ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। वो अपने ऑफिस में बैठे खुद के और वहां से क्लाउड पे लॉगिन आईडी करके प्रिंट आउट निकाल ले, उस पे ऑलरेडी मैंने मेरी क्या अटैच की है, डिजिटल सिग्नेचर। सो वेदर माय कस्टमर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, तो आईटी ऑल्सो हेल्प्स इन फुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, IT governance helps in better cost performance of IT resources. It means simple भाषा में optimization of the infrastructure of IT. Yes. Fourth benefit, it ensures, वही वाला पॉइंट फिर से रिपीट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ IT रिसोर्सेस। फिफ्थ, it helps or it ensures improved compliance with rules and regulations. Whether IT helps for improve compliance with the rules and regulation. How come? जैसे yes, IT हेल्प कैसे करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा कंप्लाई करने में? हेल्प कैसे करता है IT? नो, रूल्स एंड रेगुलेशन का एग्जांपल टैक्सेशन का ले लो, टैक्सेशन का एग्जांपल ले लो। जैसे कंप्यूटेशन वगैरह ऑटोमेटेड होता है, यस। सो फ्लिपकार्ट के एंड पे, अब जैसे फ्लिपकार्ट इज अ मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट का एक सेलर न्यू दिल्ली का है, बाइंग का डिमांड आया महाराष्ट्र से और फ्लिपकार्ट है बैंगलोर में, तो ये 3 अलग अलग पॉइंट है। अब अगर दिल्ली से सेल होना है महाराष्ट्र के लिए तो उसको वैट एक्ट के अंदर CST लगना चाहिए, यस। तो ये फ्लिपकार्ट के साइट पे जब आपको प्राइस दिखाई देती है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ CST एज पर द सप्लायर का लोकेशन एंड एज पर योर लोकेशन। सो वेदर IT इज हेल्पिंग इन इंप्रूव्ड कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। और बहुत सी चीजें होती है, जैसे फ्रेट की प्राइस, ट्रांसपोर्ट की प्राइस उसी में इंक्लूड होती बहुत सी बार, या अगर आपका आइटम अगर स्पेसिफिक प्राइस के नीचे है तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी कॉस्ट लगेगा। सो वेदर रूल्स एंड नॉट नेसेसरी कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आउटसाइड एनवायरमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इनसाइड एनवायरमेंट ऑल्सो। जैसे अगर स्नैपडील का एग्जांपल लो, तो स्नैपडील में ये बिजनेस पॉलिसी है कि अगर आपने 300 रुपीज के नीचे का प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा, और अगर 300 से ऊपर का अगर प्रोडक्ट है तो फ्री डिलीवरी। सो ये सब जो चीजें है ये आप क्या IT सिस्टम में फिट कर सकते हो। So IT will automatically help to comply with the rules and regulations. Next, 6th point, it helps to improve transparency. How come? How come IT helps to improve transparency? What is transparency? मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ कैसे, हु इज द इनिशिएटर, हु इज अकाउंटेबल एंड व्हाट इज द इफेक्ट। तो अनहाइड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सभी को सब चीज पता है। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी? अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, यस। जैसे अगर आपको पता है कि यू आर इन ऑफिस और आपके आर्टिकल सेक्शन में ऑफिस के CCTV कैमरा लगा है जिसका फुटेज आपके प्रिंसिपल को दिखाई देता है, तो मुझे बताइए क्या आप ऑफिस में ठीक तरह से काम करोगे कि नहीं करोगे? आपकी हर मोमेंट पे उनकी नजर है, तो इट इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी। व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज इंक्रीज्ड, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, एंड व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, योर आउटकम गोज अप एंड द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेनिफिट, यस। सो टेल मी, व्हाट आर द 6 points or 6 benefits of IT governance?
First, it helps the enterprise in delivering more value, high customer satisfaction or full customer satisfaction. Yes. Helps in better cost performance of IT resources. Next same point है, optimization of the IT resources. Yes. Ensure improved compliance with the rules and regulation. And what is next? Improved transparency. So देखना आपके नोट्स में आइए, बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस. अभी जो अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप शॉर्ट में लिख लो और एक बार अपने नोट से भी उसको रीड करना है. Look on for the notes also on the screen. Yes. ओके, बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस. अब हम लोग आते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी. नाउ व्हाट इज जीईआईटी का फुल फॉर्म? गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी. क्या बोला मैंने वापस एक बार? गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी. जीईआईटी इंक्लूड्स आईटी गवर्नेंस. आईटी गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा आईटी ने प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए. आईटी का ऑब्जेक्टिव था ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी बढ़ना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी. इफिशिएंट प्रोसेस होनी चाहिए, वो हुआ. अब जीईआईटी का एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव है, वो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, कैश इनकम, इनकम में इंक्रीज, एक्सपांशन. ये किसका ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस का. सो जीईआईटी इज दैट type of governance of enterprise IT, which ensures that the objective of the business and the objective of the IT should go hand in hand. ये कौन ensure करेगा? GEIT. So now we come to the benefits of GEIT. Okay, look on your screens. We are at benefits of GEIT. बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी. उसके पहले मैं यहां पे एक ब्रैकेट में इक्वेशन लिख रहा हूं. जीईआईटी इज इक्वल्स टू आईटी गवर्नेंस प्लस नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल गवर्नेंस. ओके, फर्स्ट बेनिफिट वो क्या करता है? जो उसका नाम है जीईआईटी, मतलब ये दोनों को साथ में चलने बोलता है. दोनों कौन से? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और आईटी के ऑब्जेक्टिव. तो पहला पॉइंट वही है, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोच इन लाइन विथ गवर्नेंस अप्रोच, और सिंपली गवर्नेंस. इट प्रोवाइड्स एन अप्रोच इन लाइन विथ गवर्नेंस. नेक्स्ट, second, ensures decision making in line with enterprise strategies and objectives.
strategies and objectives, ensures decision making in line with enterprise strategy and objectives. अब जैसे सपोज एंटरप्राइज का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमको आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपांड करना है, ओके और अपनी जो एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम है इट इज नॉट दैट केपेबल ऑफ एक्सपांडिंग सो मच, सो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आईटी को रिवाइव करना पड़ेगा, बिकॉज योर आईटी ऑब्जेक्टिव शुड मैच विथ बिजनेस स्ट्रैटेजी. आ रहा है समझ में? इजी वाली बात है बहुत. नेक्स्ट थर्ड, इट कंफर्म्स compliance with legal requirements. Compliance with legal requirements. Compliance with legal requirements. Because governance, जो normal governance है उसमें दोनों ही टाइप आते हैं, conformance and performance. तो conformance is outside regulatory compliance. So whether GEIT includes conformance and performance? Yes, because business governance आया ना उसमें. So confirms compliance with the legal requirements. So देखना यहाँ पे IT governance की भी थोड़ी झलक है, प्लस इसके अपने भी पॉइंट्स हैं. तो GEIT includes IT. Fourth, it ensures that compliance requirement of board BOD is met. Compliance required of the board is met. Board of directors, management, top management, whether top management is accountable to somebody, to whom? Shareholders, stakeholders of the company. So board of director, the top management is accountable to somebody. So GEIT will help them to be more accountable, क्योंकि वो अच्छा गवर्नेंस करेंगे तो अपनी अच्छी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को बता पाएंगे. सिंपल वही पॉइंट है. लास्ट, इट एंश्योर्स इफेक्टिव एंड इफिशिएंट प्रोसेसेस. सिंपल, बस इतना ही है. That's it with your benefits of GEIT. What is the last point? Ensures effective and efficient processes. कैसे? अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो काम अच्छा होना ही है. एंड इफ काम अच्छा हुआ इसका मतलब ही आपकी प्रोसेसेस कैसी है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इफेक्टिव इस वर्ड का मीनिंग अलग है, इफिशिएंट का अलग है. इफेक्टिव मतलब जो चीज जैसी होनी चाहिए थी वैसी होना, इट इज इफेक्टिव. इफिशिएंट मतलब जो नॉर्मल टाइम लग रहा था उससे कम टाइम में वो काम हो गया, दैट इज इफिशिएंट. तो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट प्रोसेसेस. टेल मी व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ GEIT. फर्स्ट, प्रोवाइड्स एन अप्रोच इन लाइन विथ गवर्नेंस. व्हाट इज सेकंड? ensures decision making in line with the enterprise strategy and objectives. Yes, it confirms compliance with the legal requirements. इसका अपन ने क्या देखा था? लॉजिक, कंफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दोनों इंक्लूड होता है. ensures that compliance requirements of the board are met because the board of directors are also accountable to somebody, so उनको भी हेल्प मिलती है. and what is the last? ensures effective and efficient processes. very good. yes, first point ये बताइए. यस, इफिशिएंट मतलब सपोज मुझे इसका को स्टडी करने में 20 दिन लगते, एग्जांपल लेते, और मैंने उसकी स्टडी 15 दिनों में कंप्लीट कर दी, तो आई एम मोर इफिशिएंट. जो नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था उससे अगर कम टाइम में आपका काम होता है तो यू आर मोर इफिशिएंट इन योर वर्क. वो उसका मीनिंग होता है. यस, विद द सेम अमाउंट ऑफ टाइम यू आर डूइंग मोर वर्क, दैट इज यू आर मोर इफिशिएंट. प्रोड्यूसिंग, इट कैन बी प्रोडक्शन, इट कैन बी प्रोसेस, एनीथिंग. इफिशिएंट मतलब कम टाइम में काम होना. जिसे आपको कोई दोस्त होता है, मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं कि भाई उसको एक बार पढ़े तो याद होता है, तो ही इज ग्रास्पिंग पावर इज मोर इफिशिएंट. ओके, सो ऑन योर स्क्रीन्स नोट्स पे आते हैं अभी.
ये थे आईटी गवर्नेंस, दीज आर बेनिफिट्स ऑफ जीईआईटी। एक बार उसको रीड कर लेना है, ताकि एक बार रीडिंग से क्या होता है, अपने अभी लिखा उसको रीड किया तो पूरा उतरेगा दिमाग में। ओके, ऑन योर स्क्रीन्स। अब हम लोग आते हैं आपके फिर से मास्टर चार्ट पे। देखना स्क्रीन पे, देखना मास्टर चार्ट। अब वी हैव जस्ट डन योर पार्ट 1 किया हमने, पार्ट 2 भी कंप्लीट किया हमने। नाउ वी आर एट पार्ट 3, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। उसमें अपन 2 क्वेश्चन करने वाले, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट मेट्रिक्स। ठीक है, उसके साथ में एक और क्वेश्चन करेंगे, देखना स्क्रीन पे। पार्ट 5 में से ये जो है रिस्क मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो उसको अपन साथ में ही पढ़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट हमको 3 क्वेश्चन करने, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, मेट्रिक्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, बताइए मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क? रिस्क मतलब क्या? कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। भाई एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करी, मैं फेल हो सकता हूं, क्या ये रिस्क है? यस। मेरी गाड़ी का गियर खराब है या मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब है, मेरा एक्सीडेंट में मेरी मौत हो सकती है, क्या ये रिस्क है? यस। पाकिस्तान का और इंडिया का वॉर शुरू हो सकता है, उससे इंडिया के इकोनॉमी को आहत हो सकता है, इकोनॉमी खराब हो सकती है, क्या ये रिस्क है? यस। फॉरेन ट्रेड पे असर पड़ सकता है, क्या वो रिस्क है? यस। तो रिस्क मतलब क्या? अब इतने एग्जांपल दिया, रिस्क मतलब क्या? विच इज नुकसानदायक टू यू। अगर मैं उसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो रिस्क इज थ्रेट एक्सप्लॉइटिंग योर वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज रिस्क? थ्रेट एक्सप्लॉइटिंग योर वल्नरेबिलिटी। अब जैसे इंस्टीट्यूट की एग्जाम इज में फेल होना इज रिस्क, तो आपके लिए थ्रेट क्या है यहां पे? पेपर, पेपर इज थ्रेट। एंड व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? पढ़ाई नहीं हुआ, मेरी पढ़ाई नहीं हुई इज अ वल्नरेबिलिटी। पेपर डेंजर आना इज अ थ्रेट और फेल होना इज अ रिस्क। सो व्हाट इज रिस्क? थ्रेट एक्सप्लॉइटिंग योर वल्नरेबिलिटी। आपकी पढ़ाई नहीं हुई और पेपर भी हार्ड आ गया, तो क्या होगा? रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगी। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क। अब और एक टर्म, व्हाट इज रिस्क मटेरियलाइजेशन? रिस्क मटेरियलाइजेशन मतलब क्या? कि जिस चीज का डर था वही बात हो गई, मुझे लग रहा था मैं फेल होऊंगा, मैं हो गया, ऐसी वाली बात। तो रिस्क मटेरियलाइजेशन मतलब जिस चीज का हमें डर लग रहा था, डर मतलब ही रिस्क है। डर का इंग्लिश को क्या बोलते हैं? रिस्क। डर का मतलब ही तो रिस्क है, नहीं क्या? तो रिस्क मटेरियलाइज होना मतलब जिस चीज से मेरे को डर लग रहा था वही बात हो गई। वो है ना गाना, जिसका मुझे डर था वही बात हो गई, तो ऐसी वाली है वो, उसको क्या हम रिस्क मटेरियलाइजेशन। सो मुझे बताइए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, थ्रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ वी आर एट ऑन योर स्क्रीन्स रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, तो हमको रिस्क तो पता है, अब मैनेजमेंट मतलब क्या?
कि रिस्क को मैं कम कैसे करूं, कंट्रोल करूं या कम करूं, या उसको मैं ट्रीट कैसे करूं, क्या मैं रिस्क को एक्सेप्ट कर लूं या मैं रिस्क को इग्नोर कर दूं, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. व्हाट इज आवर फर्स्ट आंसर इन दिस? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यू कैन से. इसका मतलब अगर मुझे दिखता है कि भविष्य में आने वाली उस बात से मुझे रिस्क है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा. सो ये है स्ट्रेटजीज. देखना फर्स्ट स्ट्रेटजी आ रही है वहां पे. फर्स्ट, इग्नोर द रिस्क. अभी मत लिखो, कुछ भी नहीं मत लिखो, अभी सिर्फ स्क्रीन पे देखा, हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है. व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी? इग्नोर द रिस्क. अब जैसे भाई आईपीसीसी का एग्जाम बहुत जबरदस्त आया है इस बार, पूरी लगने वाली है स्टूडेंट्स की, बट यू आर इन फाइनल, यू आर ऑलरेडी आईपीसीसी पास. सो क्या वो रिस्क आपके लिए मायने करता है? नो, इग्नोर द रिस्क. आपके लिए कोई मायने नहीं करता. सीपीटी का पोर्शन चेंज होने वाला है, इग्नोर द रिस्क, यू आर इन फाइनल ऑलरेडी. हाँ, फाइनल का पोर्शन चेंज होने वाला है, तो ये कंसर्न है आपके लिए. आ रहा है समझ में? सो इग्नोर द रिस्क इज वन स्ट्रैटेजी, जहां पे उसका इफेक्ट निग्लिजिबल है या है ही नहीं. जैसे अपने केस में फाउंडेशन में कुछ भी हो, सीपीटी में कुछ भी हो, आईपीसीसी में बवाल हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फाइनल में हूं. तो इग्नोर द रिस्क. नेक्स्ट है टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क. तू मान ले तेरी लगने वाली है, कुछ नहीं कर सकता, तेरी लगने ही वाली है, रिस्क मटेरियलाइज होने ही वाली है, एक्सेप्ट द रिस्क. मतलब उसके लिए कुछ भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं हो सकता. जैसे अभी सपोज इसका का पेपर था और टाइम टेबल थोड़ा सा हिला, तो आप कॉस्टिंग की पढ़ाई करके चले गए इसका के दिन, क्या होगा? रिस्क है क्या होने का, फेल होने का? यस, बट वेदर यू कैन डू एनीथिंग, यू कैनॉट डू. आप हाथ ऊपर करने के कुछ भी, आप सिर्फ तालियां मारते रहो, कुछ नहीं कर सकते हो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेप्ट द रिस्क. कुछ नहीं कर सकते आप. अब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान का इन ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा उनका नाम खराब हुआ कि भाई टेररिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको विरोध किया गया. ऐसा ही हुआ, राइट? सो अब उनका थोड़ा सा नाम खराब हुआ, इसलिए क्या उनके फॉरेन ट्रेड पे असर पड़ सकता है? यस, तो ये उनके लिए रिस्क है. बट अब क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, वेदर दे कैन डू एनीथिंग नाउ? नो. सो दे हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क. कुछ नहीं कर सकते आप अभी. ओके, हाँ, इतिहास को बदल नहीं सकते आप. हो गया, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क. थर्ड स्ट्रैटेजी, ट्रांसफर द रिस्क. ट्रांसफर द रिस्क. यू टेक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल तो मोबाइल का भी इंश्योरेंस आता है, कुछ हर चीज का इंश्योरेंस आ गया. सो इंश्योरेंस लेना मतलब क्या? आप मर सकते हो, ये रिस्क है. अगर आप गए तो आपके फैमिली को नुकसान होगा, तो उनको नुकसान होना इज रिस्क. तो आप इंश्योरेंस लेते हो, तो ये रिस्क आप ट्रांसफर करते हो. मतलब आपको कुछ भी हो गया तो यार फैमिली मेंबर्स को पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. आपके गाड़ी को कुछ हो गया तो पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. आपको मोबाइल चोरी हो गया, पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. सो यू हैव ट्रांसफर्ड द रिस्क. और कैसे ट्रांसफर कर सकते रिस्क? जैसे क्लास चल रहा है, सपोज कोई 10th स्टैंडर्ड का क्लास चल रहा है, वहां पे फैकल्टी ने बोला है कि भाई आप होमवर्क करके आना, ठीक है ना? या फिर उस क्लास में कोई चोरी हो गई है, उस क्लास में कोई चोरी हो गई है और आपके दोस्त ने चोरी की हुई है, उसने वो चोरी की चीज आपके बैग में डाल दी और बैग की चेकिंग हो रही है, तो ही हैज ट्रांसफर्ड द रिस्क. यस और नॉट? वेदर ही हैज ट्रांसफर्ड द रिस्क? यस. सो एक स्ट्रेटेजी क्या है? जस्ट ट्रांसफर द रिस्क. बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? इंश्योरेंस. यस, कभी कभी आप क्या करते हो, आप जैसे बिजनेस के कुछ प्रोसेसेस को आउटसोर्स करना. भाई सैलरी का, पेरोल का सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है इतना खास, तो मैंने किसी कंपनी को वो काम आउटसोर्स कर दिया, तो सैलरी के रिलेटेड कैलकुलेशन में मिस्टेक का रिस्क आई हैव ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट आता है आपका
मिटिगेट द रिस्क। मिटिगेट द रिस्क मतलब आप छटपटाहट करो, कुछ भी करो, रिस्क को कम करने का ट्राई करो। मिटिगेट मतलब क्या? कम करना। मिनिमाइज द रिस्क, क्या ऑप्टिमाइज द रिस्क? रिस्क ऑप्टिमाइज होगी मिनिमाइज होगी? ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा रिस्क को, रिस्क बढ़ाना मत बहुत ज्यादा। तो रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हो? एग्जाम के लिए पढ़ाई में लग जाओ, टेस्ट सीरीज को दे दो और क्लास लगा लो, मिटिगेट द रिस्क। टेस्ट सीरीज दे दो, लाइब्रेरी लगा लो, कुछ भी कर लो। आप रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते बट उसके इफेक्ट को कम कर सकते। दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन ऑफ रिस्क। अब जैसे जो लोग वो बॉम्ब स्क्वाड होता है, बॉम्ब को जो डिफ्यूज करते हैं, वो जैकेट वगैरह पहन के जाते हैं। सो उनका अगर बॉम्ब फटा तो नुकसान तो होगा, राइट? बट वो जो पहन के जाते हैं उससे क्या होगा? वो मर नहीं जाएंगे, उनको कम लगेगा, थोड़ा सा कम तकलीफ होगी। तो दे आर मिटिगेटिंग द रिस्क, दे आर मिटिगेटिंग द रिस्क। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज टर्मिनेट द रिस्क। टर्मिनेट द रिस्क, खत्म ही कर दो रिस्क को, रिस्क की वजह को ही खत्म कर दो। जैसे अपन ने पीछे बोला था, सुखी रहना है तो क्या करना है? अटैचमेंट नहीं रखनी है, आप रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो, तो रिस्क को ही टर्मिनेट कर देना। जैसे हाउ कैन यू टर्मिनेट द रिस्क ऑफ फेलिंग इन एग्जाम? यू कैन नेवर टर्मिनेट, यू कैन मिटिगेट। टर्मिनेट तो आप कर ही नहीं सकते। सो टेल मी, टर्मिनेशन का कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल में करो या वल्नरेबिलिटी को मिटा ही दो। जैसे अपने बाइक का एग्जांपल लिया था कि बाइक के अगर ब्रेक्स खराब है तो एक्सीडेंट हो सकता है, दैट इज रिस्क। तो ब्रेक्स को ही A1 क्वालिटी के ब्रेक्स लगा दो, तो वल्नरेबिलिटी खत्म। जब वल्नरेबिलिटी खत्म तो थ्रेट काम ही नहीं करेगा, और जब थ्रेट ही काम नहीं करेगा तो रिस्क है ही नहीं। सो टर्मिनेट द रिस्क। एग्जाम की रिस्क टर्मिनेट नहीं हो सकती, मिटिगेट हो सकती है। ओके, सो टेल मी व्हाट आर द 5 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज? सबसे पहला, इग्नोर, भाई जाने जो होगा देखा जाएगा, अपने से संबंधित नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट? एक्सेप्ट द रिस्क, भाई एक्सेप्ट करे तेरी लगने वाली है, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नेक्स्ट, ट्रांसफर द रिस्क, इंश्योरेंस का एग्जाम्पल, ट्रांसफर द रिस्क। व्हाट इज नेक्स्ट? मिटिगेट, कम करने का ट्राई करो। टर्मिनेट द रिस्क। ओके, अब इसके रिलेटेड थोड़ा सा रीडिंग कर लेना आपको नोट्स में से। We on your notes, that's on your page 1.11, that is page 11. This is first, tolerate the risk, accept the risk. This next, terminate, transfer, mitigate, turn back. Turn back मतलब where the probability or impact of the risk is very low, then management may decide to ignore. Turn back मतलब ignore, ignore it मतलब turn back. आगे आते हैं।
सो मास्टर चार्ट के हिसाब से वी हैव डन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. नाउ वी आर एट रिस्क मैट्रिक्स. रिस्क मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैट्रिक्स? METRICES. That's on your page. Next page 1.12. रिस्क मैट्रिक्स. देखना, आप सीए पास आउट हो गए, ऐसा इंस्टीट्यूट कब बोलेगा? आपके रिपोर्ट कार्ड को देख करके. माने अगर मुझे ये पता करना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है फाइनल के एग्जामिनेशन में, तो वो पता कैसे चलेगा? ना कि आपके स्टडीज को देख के, ना कि आपके एग्जाम के पेपर को देख के, रिपोर्ट कार्ड को देख के. कोई अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए, इसका में कितने आए, कॉस्टिंग में कितना, DT IDT, ऑल द सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर, हाउ इज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस. सो in the way your report card is a matrix of your performance. तो यहां पे हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स. इसका मतलब ये एक रिपोर्ट कार्ड है जहां पे ये जो 4 पॉइंट दिए हुए आपके स्क्रीन पे देखना. रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या है? इट्स अ रिपोर्ट कार्ड जहां पे ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, दीज आर नथिंग बट द कॉलम्स. जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में कॉलम्स होते हैं सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, SFM, ऑडिट, लॉ, वैसे ये 4 कॉलम्स है जहां पे कुछ वैल्यूज भरी जाएंगी और दैट रिपोर्ट वुड बी जनरेटेड. दैट मैट्रिक्स इज द प्रूफ दैट हाउ वेल इज योर रिस्क मैनेजमेंट. आपकी मैनेजमेंट कितनी हद तक की सक्सेसफुल हुई है अपने एंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करने के लिए. फिर उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज किया? अपन ने 5 स्ट्रेटेजी देखा. व्हाट आर द 5 स्ट्रेटेजीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? इग्नोर, एक्सेप्ट, ट्रांसफर, मिटिगेट, टर्मिनेट. ये 5. इसमें से कौन सी यूज करी आपने? तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है तो सिर्फ 4 मार्क के लिए, और ये 4 ही पॉइंट्स वर्ड टू वर्ड एक्सपेक्टेड. क्योंकि देखना 4 ही पॉइंट्स है और ये चारों कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग कॉलम्स है जैसे मैंने बताया. स्क्रीन पे देखना, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है ना. यहां पे कॉलम्स होते हैं ऐसे, ओके. यहां पे अकाउंट्स, SFM, ऑडिट, लॉ, इसका. तो यहां पे मार्क्स रहेंगे आपके कुछ. तो ये रिपोर्ट कार्ड को देख करके मैं बोलूंगा कि आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है या बहुत ही खराब है या एक्सेलेंट है, ब्रिलियंट है. तो ये रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स इज व्हाट? अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट हाउ वेल मैनेजमेंट ने अपनी रिस्क को मैनेज कैसे किया है, ठीक है ना. सो व्हाट आर द 4 पॉइंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस, IT सर्विसेस एंड IT एनेबल्ड प्रोग्राम्स कवर्ड बाय रिस्क असेसमेंट. देखना, इसको अपन लिख के लेते हैं ताकि ठीक तरीके से याद रहे. वी आर एट रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स. फर्स्ट पॉइंट स्क्रीन पे, परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटीज और IT सर्विसेज एक्सेट्रा covered by risk assessment. ये पहला कॉलम है. What is the first column? Percentage of critical business activities covered by risk management. रिस्क असेसमेंट. मतलब अगर सपोज क्रिटिकल एक्टिविटी तो आपको समझ में आती है ना, BCP में अपन ने देखा था. फ्लिपकार्ट का एग्जांपल, वेबसाइट इज द क्रिटिकल एक्टिविटी. यस, मैनेजमेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो द मोस्ट क्रिटिकल वन. सो वो कहते हैं कि आपने जो रिस्क असेसमेंट करी, उस टोटल रिस्क असेसमेंट में क्रिटिकल एक्टिविटीज जितनी थी वो कितनी कवर हो गई. अगर सपोज देखना स्क्रीन पे, माय रिस्क असेसमेंट इज ऑन द स्केल ऑफ 100 एंड इफ आउट ऑफ दिस 100 80% रिलेट्स टू क्रिटिकल एक्टिविटी, देन आई कैन से माय रिस्क असेसमेंट इज वेरी गुड. अगर ये 80% के जगह पे सिर्फ 25% हो तो क्या बोल रहे हैं हम? भाई तूने क्रिटिकल एक्टिविटी को ही छोड़ दिया रिस्क असेस करना. सो रिस्क ज्यादा है, मतलब तेरी रिस्क असेसमेंट फेलियर है, ऐसी वाली बात है. तो परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज कवर्ड बाय रिस्क असेसमेंट. नेक्स्ट, यस, व्हाट इज नेक्स्ट? नंबर ऑफ लेफ्ट आउट. देखना,
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, स्क्रीन पे अभी मत लिखो, स्क्रीन पे देखो पहले, सिग्निफिकेंट आईटी रिलेटेड इंसिडेंट्स which were not identified. आईटी रिलेटेड सिग्निफिकेंट ऐसी कौन सी बातें हैं जो खराब है, जो आप नहीं ढूंढ पाए, उसे हम कहेंगे इनहेरेंट रिस्क. ऑडिट में एक होता है इनहेरेंट रिस्क, मतलब कुछ रिस्क ऐसी है जो ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता. तो यहां पे भी आईटी रिलेटेड कोई रिस्क होंगी जो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो इसको यहां पे लिखेंगे हम इस कॉलम के अंडर. नेक्स्ट, थर्ड, परसेंटेज ऑफ एंटरप्राइज रिस्क. एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट including IT related risk. टोटल रिस्क असेसमेंट में कितनी परसेंट आपका एंटरप्राइज रिस्क है और उसमें कितना आईटी वाला रिस्क है. यस, बिकॉज अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आईटी एनेबल्ड है बहुत ज्यादा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी आईटी है ही उधर, तो आईटी के रिलेटेड रिस्क को कवर करना ही पड़ेगा. तो कितना कवर किया है आपने, एंटरप्राइज रिस्क में से कितना आईटी का रिस्क है. अगर वो ज्यादा है, और अगर सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 90% मैनुअल है, सो वहां पे आईटी रिलेटेड रिस्क अगर 2% भी रहा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट. हाँ, जहां पे आपका टोटल ऑटोमेशन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था हमारे क्लाइंट का सोलरे वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग, आईएसओ आएगा याद एग्जाम्पल, उधर परसेंटेज ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क शुड बी मोर. तो कितना कवर किया आपने. लास्ट कॉलम, फोर्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग रिस्क प्रोफाइल. फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग रिस्क प्रोफाइल. व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल. यस, जैसे प्रैक्टिस मैनुअल होता है इंस्टीट्यूट का, जहां पे जैसे जैसे एग्जाम होती है वैसे वैसे उसमें नए क्वेश्चंस का एडिशन होता है. तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपका रिस्क असेसमेंट होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने दायरे में आगे बढ़ता जाएगा, नए नए रिस्क आते जाएंगे, तो आपने जो रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन किया है उसमें अपडेशन होना कितना जरूरी, और अपडेशन होना तो चाहिए. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर अपडेटिंग द सेम. अगर ये फ्रीक्वेंसी 0 है तो इट मीन्स आपका ध्यान ही नहीं है, आप अपडेट, आपका रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड ही नहीं है. और आपका फ्रीक्वेंसी 100% है तो यू आर वेरी इफिशिएंट, ये उसका मतलब एक्सीलेंट. एक साल में 6 महीने में होता है भाई. आपकी एग्जाम आती है मई और नवंबर, तो हो गया ना 6 महीने, साल में 2 बार ना. इसका का पोर्शन एक बार बदलता है, जनवरी में पोर्शन आता है और वो होता है नवंबर और मई के लिए. अब जैसे जनवरी 17 में आपका नया एडिशन आएगा, दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 17 एंड मई 18. तो ये जो पोर्शन पढ़ रहे, ये आया था आपका जनवरी 2016 में. ओके, सो टेल मी, ये रिपोर्ट कार्ड है. व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स, रिपोर्ट कार्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इसके ऊपर से मैनेजमेंट विल डिसाइड भाई हाउ इज माय रिस्क मैनेजमेंट, इट इज इफेक्टिव, फेलियर, ओके ओके और ब्रिलियंट. ओके, सो टेल मी व्हाट आर द 4 पॉइंट्स ऑफ रिस्क मैट्रिक्स. एग्जाम में आंसर आया तो यही शब्द आने चाहिए, इसको छोड़ करके मन का लिखना नहीं. आपको चलेगा क्या कि आपके रिपोर्ट कार्ड में आईपीसीसी के एडवांस अकाउंट्स का दे रहा इंस्टीट्यूट, चलेगा क्या. नहीं, क्यों, बिकॉज इट इज टू द पॉइंट, एग्जैक्ट. तो ये आंसर में एग्जैक्ट, ये रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में कॉलम चेंज नहीं चलता. तो टेल मी, फर्स्ट सबसे पहला कौन सा है, परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी आईटी सर्विसेज कवर्ड बाय रिस्क असेसमेंट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आईटी रिलेटेड इंसिडेंट्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, क्या छोड़ दिया आपने. थर्ड, percentage of enterprise risk assessment including IT related risk. And what is the fourth, frequency of updating risk profile. बस इसको लिख लो आप और एक बार उसको नोट से रीड कर लेना आराम से. एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड 100% ईयर.
दिखाओ प्रोजेक्टर। हाँ सेम है, वही लिखा है हमने, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, या फिर उनसे की की मैनेजमेंट प्रैक्टिस, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। गवर्नेंस अलग, मैनेजमेंट अलग। गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस कोई भी हो, तीन बातें होंगी। कौन कौन सी? डायरेक्ट, मॉनिटर, इवेल्युएट। फिर वो रिस्क हो, कोई भी गवर्नेंस हो, तीन ही बातें होंगी। की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट। देखना स्क्रीन पे, वी आर एट योर मास्टर चार्ट के 5th पार्ट में देखना, 2nd नंबर पे दिख रहा है की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट, सो अभी इस पे आते हैं कि भाई अभी की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब क्या? कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमको पता है, वो हमने देखा। रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स कैसे बनता है वो हमने देखा। अब रिस्क जब एक्चुअली आएगा तब मैनेजमेंट क्या करता है और क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड ये पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, कलेक्ट डेटा। कलेक्ट डेटा। मैनेजमेंट मतलब नॉट टॉप मैनेजमेंट है यहां पे। टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? गवर्नेंस। डे टू डे ऑपरेशन कौन हैंडल करेगा? मैनेजमेंट। तो रिस्क को एक्चुअली कौन हैंडल करेगा? मैनेजमेंट, मतलब मिडल मैनेजमेंट यहां पे। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट को रिस्क हैंडल करने के तरीके, कैसा रिस्क हैंडल करेगा वो? सबसे पहले क्या करेगा? कलेक्ट द डेटा। हाउ कम? व्हाई कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी द फर्स्ट पॉइंट? मेरे को पता तो चले वो रिस्क मेरी है कि नहीं, क्या वो रिस्क का कितना इंपैक्ट है। अगर वो रिस्क को मैं इग्नोर कर सकता हूं तो मैं ज्यादा टेंशन लूंगा ही नहीं। हाँ, और मेरी लगने वाली होंगी तो आई विल ट्राई टू मिटिगेट द रिस्क। तो यू नीड टू कलेक्ट द डेटा फर्स्ट। जैसे आर्टिकलशिप के बाद जब लास्ट के 6 महीने में आपकी एग्जाम आनी है तो 1 साल पहले से यू कलेक्ट द डेटा। व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, हाउ द क्लासेस शुड बी डन, मेरा अटेम्प्ट कब है, मुझे फॉर्म कब भरना होगा, मेरा स्टडी का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, छुट्टी कितनी लेनी चाहिए, सर को पटाना कैसे है। तो यू आर कलेक्टिंग द डेटा फर्स्ट। नेक्स्ट, एनालाइज द रिस्क। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा, उसमें से आपको एनालाइज करना है कि अब ये रिस्क कैसी है। एनालाइज द रिस्क, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट आर माय वल्नरेबिलिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स ड्यू टू विच रिस्क कैन बी मटेरियलाइज। सो टू एनालाइज द रिस्क। यस, जैसे अगर आपने एनालाइज किया भाई सब तो ठीक है सर, छुट्टी नहीं देने में बहुत मस्ती कर सकते हैं सर, तो यू हैव टू एनालाइज सर का मूड कैसा है, सर को पटाना कैसे है, सर को मैं बोलूं या पापा मम्मी को लेके जाऊं या एक अच्छा काम कर दूं फिर छुट्टी मांगू, क्या करूं? एनालाइज द रिस्क। नेक्स्ट, मेंटेन प्रोफाइल। मेंटेन प्रोफाइल। अब हो सकता है कि व्हेन यू आर एनालाइजिंग यू केम टू नो देयर इज नॉट वन टाइप ऑफ रिस्क, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क। सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रोफाइल। हर एक रिस्क को टैकल करना पड़ेगा। साला सर को तो पटाना ही पड़ेगा, मेरे सीनियर कलीग को भी पटाना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिस में भी सेटिंग लगाना पड़ेगा कि मेरी एब्सेंटी के एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं रहे। तो ये सब चीजें यू हैव टू डू, मेंटेन द प्रोफाइल।
प्रोफाइल से मीनिंग है रिस्क प्रोफाइल यहां पे। फोर्थ, आर्टिकुलेट द रिस्क, आर्टिकुलेट द रिस्क। आर्टिकुलेट मतलब अब रिस्क के लिए एक बैलेंस्ड व्यू लेना है आपको। रिस्क के लिए क्या लेना है? बैलेंस्ड व्यू लेना है। होलिस्टिक अप्रोच यू हैव टू टेक, फ्रॉम एवरी एंगल यू हैव टू थिंक। कौन से चीजों को फेस करना है, क्या इफेक्ट होगा इस चीज का, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। आर्टिकुलेट द रिस्क। फिफ्थ स्टेप, डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो। एक्शन पोर्टफोलियो। अब जैसे आप रिस्क प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हो, अलग अलग रिस्क है, तो अलग अलग रिस्क को टैकल करने की एक्शन भी अलग अलग होगी। सिचुएशन को हैंडल करने की तकनीक भी अलग अलग होगी ना। सो यू हैव टू मेंटेन एक्शन पोर्टफोलियो कि मैं कैसे हर एक चीज को हैंडल करूंगा। और सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्ड टू रिस्क। रिस्पॉन्ड टू रिस्क। आज कुछ तूफानी करते हैं, सर को जाके छुट्टी मांग के आते हैं, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। लास्ट में क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड टू रिस्क। रिस्क को सामने जाना ही पड़ेगा। इट मींस वो जो हमारी 5 स्ट्रैटेजी है उनमें से एक को यूज कर लो। व्हाट आर द 5 स्ट्रैटेजीज? इग्नोर, टॉलरेट और एक्सेप्ट, मिनिमाइज, ट्रांसफर, मिटिगेट, टर्मिनेट। मतलब ये जो लास्ट का 6th पॉइंट है, इस पॉइंट में अब उन 5 में से किसी एक स्ट्रैटेजी को यूज करोगे। सिंपल। सो दीज आर द स्टेप्स दैट मैनेजमेंट विल टेक फॉर रिस्क मैनेजमेंट। टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले, कलेक्शन ऑफ द डेटा, एनालाइज द रिस्क, मेंटेन प्रोफाइल, आर्टिकुलेट द रिस्क, डिफाइन रिस्क रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो, और लास्ट में आज कुछ तूफानी करते हैं। ओके, चलो रीडिंग कर लो अपने नोट से। तूफानी, दैट्स ऑन योर पेज 12। हाउ हाउ? और पैर चले गए? अच्छा, वो स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गया? अरे बाप रे। अगर मैं प्रिंसिपल होऊंगा तो मुझे पता है ना आप क्या कुछ बोल सकते हो, क्योंकि अपन ने भी तो वही किया होता है। क्योंकि प्रिंसिपल भी कभी आर्टिकल था, तो ऐसी वाली बात है। ऑन योर पेज नंबर 12, जस्ट रीड द थिंग्स। Collect the data, analyze the risk profile,
सो वी आर डन विद द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट. क्या क्या किया अपन ने उसमें? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स एंड की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट. अब हम लोग बढ़ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, कोविड 5. उसका फुल फॉर्म है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. व्हाट इज द फुल फॉर्म? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. वापस एक बार, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. कोविड 5 वर्जन कौन सा चल रहा है? 5. इट मीन्स कोविड 5 is nothing but a standard developed by ISACA. ये डेवलप किसने किया हुआ है? ISACA. जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इश्यू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो पूरे वर्ल्ड के आईटी सिस्टम्स की सिक्योरिटी कैसी हो, नॉट ओनली आईटी सिस्टम बट बिजनेस भी उससे इफिशिएंट कैसे बने, इसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उसका नाम क्या है? कोविड 5. ये लाया किसने? ISACA. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का जो आपको सीसा का सर्टिफिकेशन भी देता है, उसने ये लाया. अगर आप देखो तो इस दुनिया के जो भी आईटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है, सभी का बाप कौन है? कोविड 5. ISO 27001 कोविड से निकला है. ITIL कोविड से निकला है. कोसो इंटरनल फ्रेमवर्क भी कोविड से ही निकला हुआ है. उसके बाद में ये आपका जो SA 402 है रिलेटेड टू व्हाट, क्या है उसमें? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें जो आईटी रिलेटेड जो पार्ट है वो लिया कहां से है? कोविड 5. इसका मतलब कोविड 5 सबका बाप है. अब यहाँ पर वी वेंट टू ISO 27001. देयर वर 133 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स. इन केस ऑफ कोविड 5 500 प्लस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स. सो हु इज बड़ा? कोविड 5. व्हेन अ सिस्टम ऑडिट इज टू बी डन, सिस्टम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट जब करते तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करोगे आप? कोविड 5. नॉट ITIL, नॉट ISO 20, बिकॉज वो ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है. बिकॉज कोविड 5 इज द मास्टर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इन द होल वर्ल्ड. नॉट ओनली यूएस, इंडिया में भी अपन इसको आज पढ़ रहे. इसका मतलब क्या? इट इज इन द सिलेबस एंड इट इज डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया. मतलब इसका इफेक्ट आपको समझ रहा होगा. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड 5 इज एक्सेप्टेड. सर मतलब क्या 5 आया इन द सेंस ये 1 से स्टार्ट हुआ था क्या? यस सर. फिर वर्जन अपडेट क्यों होता है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, रिस्क भी नई नई आती है, वायरसेस नए नए आते. आईटी इफिशिएंट बनाने के लिए आपको वर्जन को भी अपडेट करना. अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो कोई और बना लेगा. ठीक है ना? सो टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. इट इज issued by ISACA. What is the full form of ISACA? Information System Audit and Control Association. वहां पे लिख लो सीसा का जो सर्टिफिकेशन था, आपको याद रहेगा. सीसा का जो सर्टिफिकेशन देता है उन्हीं ने निकाला हुआ है कोविड 5. लोग करियर करते हैं कोविड 5 में. मीन्स व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीसा हो गए. सो ISACA ये ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कोविड 5 का सर्टिफिकेशन. मीन्स इफ यू आर कोविड 5 सर्टिफाइड, आपको ग्लोबल एक्सेप्टेंस आएगा. जहां कहीं भी आईटी सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना है, प्रोफेशनल्स हैविंग कोविड 5 सर्टिफाइड वुड बी मोर प्रेफरेबल. वो कुछ ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको. सो इट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो आपको हेल्प कर सकता है. कोई भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम. यू हैव टू जस्ट फुलफिल सर्टन क्राइटेरियाज ऑफ ISACA. अब जैसे ISACA इन टू टेक एडमिशन इन CA यू हैव टू बी 12th अपीयर्ड और 12th पास. ये कुछ बेसिक उनके भी क्राइटेरिया है कि भैया ग्रेजुएट होना चाहिए, ये उसको आईटी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आईटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो देन यू कैन गेट द कोविड 5 सर्टिफिकेशन. जैसे अपनी आर्टिकलशिप होती है, उनके भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है. सीसा के लिए 5 साल का आर्टिकलशिप रिक्वायर्ड है. उसमें से अपनी आर्टिकलशिप का सिर्फ 2 ही साल का क्रेडिट मिलता है. 3 साल करना पड़ेगा, तब जाके सीसा सर्टिफिकेशन मिलेगा. अब बोलोगे सर बट कुछ लोग ऐसे भी जो सिर्फ सीसा पास आउट हो गए, तो वो ऐसा सिर्फ सीसा कहलाएंगे, सीसा बोल के साइन नहीं कर सकते. इफ यू नीड टू साइन एन ऑडिट रिपोर्ट एज अ सीसा सर्टिफाइड, यू नीड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. जैसे अपने ICAI में CA पास हो गए और कोई बंदा जॉब पे लग गया, तो उसे हम CA बोलेंगे, बट ही कैन नॉट साइन अ बैलेंस शीट एज अ CA बिकॉज COP है क्या उसके पास? नहीं. तो अगर आपको सीसा का COP लेना है तो 5 साल का आर्टिकलशिप दिखाना पड़ेगा.
कोविड में भी है आर्टिकल से, मतलब इन द सेंस ट्रेनिंग पीरियड उसे कहेंगे, इंटर्नशिप। वहां पे नहीं, कहां पे भी करो, आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। कहां पे मतलब कहीं पे चाय वाय की दुकान पे ऐसे तो नहीं चलेगा। आईटी जिधर है उधर एक्सपीरियंस, इंफोसिस में था 5 साल आपको देंगे, विप्रो में था 5 साल आपको देंगे, एएस फाउंडेशन का मिलेगा क्या आपको? नो, बिकॉज वी आर नॉट एन आईटी कंपनी। तो ऐसी वाली बात है। सो वी कम टू कोबिट 5। इन कोबिट 5 वी हैव टू स्टडी सर्टन थिंग्स। आ जाना आपके मास्टर चार्ट पे आते हैं हम लोग। 7 benefits, 7 enablers, 5 principles, 5 components। रिपीट करेंगे एक बार। 7 benefits, 7 enablers, 5 components, 5 principles। अब benefits मतलब क्या? फायदे। कोविड को लगा के क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को? तो 7 फायदे होंगे, वो हम देखेंगे। enablers मतलब क्या? enabler ना एनेबलर कोविड 5 के एनेबलर है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। कोविड 5 के एनेबलर है। ऊपर का जो आंसर था, देयर आर बेनिफिट्स ऑफ कोविड 5 दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट। नाउ दीज आर एनेबलर्स ऑफ कोविड 5। एनेबलर मतलब एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है। सपोज यू लाइक अ गर्ल, आपको कोई लड़की पसंद है, तो फिर या फिर सपोज आपको उसको प्रपोज करना है। प्रपोज करना इज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो आप इंटरनेट पे जाके पोएम पढ़ोगे, ग्रीटिंग कार्ड लेके आओगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, कोई तो रोमांटिक प्लेस को ढूंढोगे। तो ये सब जो चीज है, दीज आर योर अनेबलर्स टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव। सो एनेबलर्स का मतलब क्या होता है? वो हेल्प करते हैं आपको अपना ऑब्जेक्टिव पाने के लिए। तो कोविड को, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोविड? आईटी सिक्योरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन करना, और आईटी सिक्योरिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव। उसका नाम क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सो अगर ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो ये 7 चीजें हैं जो कोविड में मौजूद है, जो हेल्प करती है इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। आ रहा है समझ में लॉजिक? नेक्स्ट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब उसूल। मेरे उसूल क्या है भाई? मैं होके लड़की का नंबर नहीं लूंगा, ये अपना उसूल है। तो ऐसे कोविड 5 के 5 प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट 5 कंपोनेंट्स। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ कोविड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोविड, फीचर्स ऑफ कोविड। टेल मी 7 बेनिफिट्स, 7 enablers, 5 principles and 5 components. Now we come to first 5 benefits of COVID, 7 benefits of COVID-5 on your screens. कोविड से रिलेटेड ये 4 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छा लगता है कोविड, तो वो पूछते ही है बहुत से, आपको उनको मजा ही आता है कोविड 5 पूछने में। कभी बेनिफिट्स पूछ लेंगे, कभी कंपोनेंट्स पूछ लेंगे। 4 मार्क के लिए क्या पूछ सकते हैं? कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको 8 मार्क का क्वेश्चन डालना है तो राइट डाउन द बेनिफिट्स एंड एनेबलर्स ऑफ कोविड 5 और राइट डाउन द, कंबाइन करके डालेंगे जैसे भी है। सो वी आर एट कोविड 5 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट, पहला उसमें क्वेश्चन करेंगे हम 7 बेनिफिट्स ऑफ कोविड 5। बेनिफिट्स फर्स्ट, इसमें बहुत से बेनिफिट्स आपको आईटी गवर्नेंस के पॉइंट्स मिलेंगे। व्हाई? आईटी गवर्नेंस करना कैसा, ये भी कोविड 5 ही बताता है। तो आईटी गवर्नेंस के जो बेनिफिट होंगे वो कोविड 5 में भी झलक में आएंगे। तो आईटी गवर्नेंस के बेनिफिट कोविड 5 से ही निकला हुआ है। आ रहा है समझ में? फर्स्ट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आईटी। पहला पॉइंट, क्या ये फर्स्ट पॉइंट उधर भी है? हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आईटी। नेक्स्ट, ensures full customer satisfaction. Ensures full customer satisfaction. क्या सारे पॉइंट्स वो आ रहे हैं? यस। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज कॉस्ट ऑफ आईटी। सेम पॉइंट फ्रॉम आईटी गवर्नेंस। नेक्स्ट, helps to
helps to minimize the risk. Which risk? IT related risk, huh? Most important. Fifth point. It takes care of compliance related issues. Takes care of compliance related issues. क्या आईटी गवर्नेंस में भी ये सारे पॉइंट आ रहे थे? यस. सो अगर आपको एक अंदाजन, एक गुड न्यूज ये है आपके लिए कि एक बार आईटी गवर्नेंस के अगर आपको आंसर आ गया, बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस, तो आधा आंसर तो कोविड का आ ही गया. सेम है. अभी कुछ नए, दो नए पॉइंट है यहां पे. बस ये लास्ट के दो कुछ अलग पॉइंट है. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स a framework. It provides a framework. And last, it also provides generic framework. It also provides generic framework. अच्छा, what do you understand by the word framework? फ्रेमवर्क मतलब क्या? ढांचा तैयार करेगा, या मैं ऐसे बोलूं एक एनवायरमेंट क्रिएट करता कि ये चीजें कैसी करे, ये चीज लो, वो चीज लो, इसको ऐसे करो, वैसे करो. दैट इज अ फ्रेमवर्क. तो आप बोलोगे सर फिर दोनों पॉइंट कैसे आ रहे? टुवर्ड्स अ फ्रेमवर्क एंड टुवर्ड्स जेनेरिक फ्रेमवर्क. एग्जांपल है AS1 एंड AS21. अब AS21 इज सिचुएशन स्पेसिफिक. इट इज एप्लीकेबल ओनली टू CFS वाला. बट AS1 general, it is for general, anybody who does accounting, AS1 is applicable. So ये वैसा ही है, because it is the master ना, ये सबसे बड़ा है स्टैंडर्ड. तो इसमें दोनों ही चीजें आ रही. इट प्रोवाइड्स अस फ्रेमवर्क, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक तो है ही, प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स जेनेरिक फ्रेमवर्क. दीज आर द 7 बेनिफिट्स ऑफ COVID-5. उसमें से अगर आपको आ रहा रहेगा समझ में, तो पहले 5 तो आईटी गवर्नेंस के पॉइंट है और सिर्फ लास्ट के 2 अलग है. सो टेल मी, व्हाट आर द 7 बेनिफिट्स ऑफ COVID-5? पहला, हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आईटी, फुल कस्टमर satisfaction, optimize the cost of IT, helps to minimize the risk. Fifth, take care of the compliance related issue. और लास्ट में 2, provides a framework and also a generic framework. Just read it once.
नाउ वी कम टू एनेबलर्स ऑफ कोबिट 5। एनेबलर मतलब क्या कि कोबिट के जो ऑब्जेक्टिव है, फुल फॉर्म क्या है कोबिट का, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, बच्चे भूल जाते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। आईटी सिक्योरिटी भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो आईटी सिक्योरिटी ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए ये 7 चीजें हैं जो कोबिट 5 को हेल्प करती है। मतलब ये 7 चीजें आर पार्ट ऑफ कोबिट 5। सो कम टू पेज 15 वी आर एट योर एनेबलर्स ऑफ कोबिट 5। वहां पे एक इमेज दिख रहा है क्या आपको? इमेज स्क्रीन पे भी दिख रहा है, देखना। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के उसूल होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की पॉलिसी होती है, और मैं कौन से फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसको भी मैं देखता हूं। सो वेदर प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क आर एनेबलर्स ऑफ कोबिट 5। कोबिट 5 को इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रिंसिपल्स, एनेबलर्स एंड प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स। सेकंड, प्रोसेसेस। आपको सिर्फ डायग्राम पे ध्यान देना आपको। प्रोसेसेस, व्हाई प्रोसेसेस आर सो इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? टू इंप्लीमेंट एनीथिंग। जैसे एएस फाउंडेशन में एडमिशन लेने की एक प्रोसीजर है, क्लास सेटअप करने का प्रोसीजर है, रिसीट चेक करने का एक प्रोसीजर है, नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसीजर है, सिखाने का ये आईटी सिस्टम वाला अपना प्रोसीजर है। सो प्रोसेसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए इट इज ऑल्सो अ एनेबलर ऑफ कोबिट 5। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडल लेवल, ऑपरेशनल। सो unless and until you define organizational structure, work cannot be done properly, accountability cannot come. So organizational structure. Fourth, culture, ethics, behavior. आपको ऑडिटिंग में है क्या प्रोफेशनल इथिक्स? क्या होता है प्रोफेशनल इथिक्स? अच्छा, मीनिंग सर पढ़ते तो होता क्या है प्रोफेशनल इथिक्स? मतलब क्या है कि भाई व्हेन यू बिकम सीए यू आर शुड बिहेव इन सर्टन वेज। आप ये चीजें कर सकते हो, ये चीजें नहीं, डूज एंड डोंट्स व्हेन यू बिकम सीए। सो आईसीआई के अपने इथिक्स है कि यू कैन नॉट मार्केट, यू कैन नॉट यूज अदर डिग्री इन फ्रंट ऑफ योर नेम, यू कैन नॉट वाउच फॉर एक्यूरेसी, प्रोजेक्शन के लिए वाउच नहीं कर सकते हो आप, व्हेन यू आर इनटू प्रैक्टिस कोई अलग बिजनेस नहीं कर सकते हो आप। सो ये कुछ इथिक्स है जो इंस्टीट्यूट के है। तो कोबिट 5 कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने इथिक्स होंगे, तो वो कोबिट को हेल्प करेगा। जैसे कल्चर, क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है। अब जैसे टाटा ये नाम में भरोसा है, ट्रस्ट। सो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट इज द बिगेस्ट कल्चर, कि कोई भी काम करो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, शेयर होल्डर को, मार्केट को हर बात पता होनी चाहिए, तो ट्रस्ट। सो व्हाट इज द कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंगली कोबिट विल एडजस्ट, अकॉर्डिंग कोबिट विल इंप्लीमेंट। ओके, सो तो क्या सर कोबिट इंप्लीमेंट करने के लिए लोग आते हैं क्या वहां से? नो, लोग नहीं आते। कोबिट ने चीजों को डिफाइन किया हुआ है, उनमें से जो आपको लगता है आपने उठाना है। इट इज अ गाइडेंस नोट, इट इज अ स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या इंस्टीट्यूट से आता है कि आपको सिखाना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नो, you take the guidance, you study it, and then you implement. Fifth, information. What is information? Processed data, sorted, relevant for decision making. So वो कहते हैं information तो आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये आईटी रिलेटेड है, विदाउट इंफॉर्मेशन तो काम ही नहीं चलेगा। सो इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन एनेबलर ऑफ कोबिट। सिक्स्थ, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस। इसका मतलब आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि आपके आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है या नया सिस्टम करना है, तो यू फॉलो एसडीएलसी। ये एसडीएलसी की लाइफ साइकिल इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय कोबिट 5। ओके, सो वो कहते हैं कि कौन से एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो अपनी नीड के हिसाब से करो। इस दुनिया में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, विच इज एप्लीकेबल टू यू, यूज दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका आईटी का टीम कैसा है, क्या स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है या जनरल बिजनेस का ही पार्ट है, दैट टाइप ऑफ। एंड व्हाट इज द सेवेंथ, पीपल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। वेल, पीपल
or man force, human being are important assets of an organization. Yes. And whether skills and competency are required. What is skill and what is competency? Skill matlab talent. Skill is talent. And what is competency? कॉम्पिटेंसी आती है स्किल से. अब जैसे आपका सपोज अकाउंट्स बहुत अच्छा है, तो अकाउंट्स की पढ़ाई को ग्रास्प करना इज योर स्किल, बट अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क्स लाना इज योर कॉम्पिटेंसी. आ रहा समझ में? स्किल के बेसिस पे आती है कॉम्पिटेंसी. सो टेल मी, व्हाट आर द 7 enablers ऑफ कोबिट 5? राइट डाउन अ मेमोरी टेक्निक फॉर दैट. वहां पे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें एक एम्प्टी लिखनी है आपने, ये enablers को याद रखने के लिए. राइट डाउन. परिणीति पाटिल, चोपड़ा की जगह पाटिल. परिणीति पाटिल ने ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल फंक्शन में, ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल कंपटीशन में इंफॉर्मेशन की सर्विस दी. परिणीति पाटिल ने ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल कंपटीशन में इंफॉर्मेशन की सर्विस दी. उस बक्से में आपको लिखना है मेमोरी टेक्निक. अंडरलाइन परिणीति स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड फ्रेमवर्क. परिणीति स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड फ्रेमवर्क. पाटिल इज फॉर प्रोसेसेस. यहां पे कोई है क्या पाटिल? दिल को लगा के मत लेना भाई, नहीं तो मुझे बोलो सर मिलो बाहर देखे होंगे. अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं बस. ऑर्गेनाइज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कल्चरल स्टैंड्स फॉर कल्चर इथिक्स एंड बिहेवियर. कॉम्पिटिशन स्टैंड्स फॉर पीपल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. Information is for information and service is for service infrastructure and applications. Tell me, एक बार मेमोरी टेक्निक को रिपीट करेंगे और पॉइंट्स बताएंगे. व्हाट आर द 7 enablers ऑफ कोबिट 5? यस. परिणीति पाटिल ने ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल कंपटीशन में इंफॉर्मेशन की सर्विस दी. परिणीति स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल policies, practices. Yes. Patil stands for processes. Organize for organizational structure. Culture for culture, ethics and behavior. In competition for people, skills and competencies. Information for information and service for service infrastructure and application. Very good. आगे बढ़ते हैं. Now we come to principles of कोबिट 5. 5 उसूल कोबिट 5 के ऊपर ही है, एनेबलर के ऊपर प्रिंसिपल है. मतलब ये 5 उसूल है जिसके ऊपर कौन खड़ा है? कोबिट 5. ये 5 उसूल होने ही चाहिए. इन 5 तत्वों के ऊपर कोबिट 5 खड़ा है. सो व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोबिट 5? फर्स्ट, मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. फर्स्ट, मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स. स्टेक होल्डर नीड्स मतलब जो शेयर होल्डर है, जो रियल ओनर है बिजनेस के, उनको क्या चाहिए कि मेरे इसमें जो आईटी लगा है वो ट्रांसपेरेंट हो, उससे इंफॉर्मेशन मिले, मेरा बिजनेस ग्रो हो, मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हो. तो ये जो स्टेक होल्डर की नीड है, इसको मीट करने में कौन हेल्प करेगा? कोबिट 5. तो उसका पहला प्रिंसिपल क्या है? भाई मेरे ओनर खुश हो, मीटिंग द स्टेक होल्डर्स नीड. सेकेंड, कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड. इसका मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट. पता है क्या आपको? वो ऐसा बोल रहे कि सप्लायर से लेके तो कस्टमर तक हर कोई कवर होना चाहिए कोबिट 5 के इस फिल्टर में. सभी को चांस मिले, सभी को ट्रांसपेरेंसी मिले, सभी को बेनिफिट मिले. तो कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड. आपको वहां पे 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं. पहले बॉक्स में लिखना शेयर होल्डर्स. पहले बॉक्स में लिखिए शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट बॉक्स में लिखिए गवर्निंग बॉडी. नेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखना है गवर्निंग बॉडी.
उसके नेक्स्ट बॉक्स में मैनेजमेंट, उसके नेक्स्ट बॉक्स में मैनेजमेंट, देखना यहां पे मैं स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं, और जो लास्ट बॉक्स है उसमें लिखना ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। अभी देखो, शेयर होल्डर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसे? गवर्निंग बॉडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना पावर डेलीगेट करते हैं किसे? मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट ये काम करवा के किससे लेते हैं? ऑपरेशन से। इसका मतलब अब उल्टा, ऑपरेशन विल रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विल गिव इट्स रिप्रेजेंटेशंस टू द गवर्निंग बॉडी, एंड गवर्निंग बॉडी इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। तो क्या एंटरप्राइज एंड टू एंड कवर हुआ? टॉप शेयर होल्डर ओनर से लेके नीचे के लेवल तक पूरा कवर, एंड टू एंड। तो कोविड-5 का ये प्रिंसिपल है भाई, हमारा एंटरप्राइज एंड टू एंड कवर होना चाहिए। ये लॉजिक समझा गया आपको? ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, ये एरोज ड्रॉ करना है वहां पे। नेक्स्ट, थर्ड क्या हो गया? इधर से कर लेंगे। अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क मतलब आपने कोविड-5 को फॉलो किया, इसका मतलब ISO 21000 हो गया फॉलो, ISMS हो गया फॉलो, ITIL हो गया फॉलो, बिकॉज कोविड इज बाप, कोविड सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो किया, सब फॉलो किया, इसको लगा डाला, लाइफ जिंगा लाला, ऐसी वाली बात है। कोविड को फॉलो कर लिया, बाकी कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं। सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, एनेबलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच। देखना स्क्रीन पे, अभी स्क्रीन पे बाद में लिख लो, एनेबलिंग अ होलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज कोविड-5 इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। तो दुनिया भर में जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स है, सारे ही कोविड-5 में आ चुके हैं। तो अगर उसको आप ले लोगे, इट मीन्स यू हैव टेकन अ बैलेंस्ड व्यू। आप फिर इंडिया में हो या कहीं भी हो, अंडमान निकोबार में आपका गोडाउन है, उधर आपका बिजनेस है, तो भी यू आर सिक्योर, बिकॉज यू आर फॉलोइंग कोविड-5 होलिस्टिक अप्रोच। पूरी दुनिया भर का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। लास्ट, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। यस, गवर्निंग बॉडी इज डिफरेंट और मैनेजमेंट इज डिफरेंट। जैसे कंपनी में होता है, ओनर्स आर डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट। कोविड-5 कहता है गवर्नेंस वाले अलग होने चाहिए और डे टू डे काम करने वाले लोग अलग होने चाहिए, राइट? तो सेपरेटिंग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये है उसूल, 5 उसूल किसके? कोविड-5 के। राइट डाउन अ मेमोरी टेक्निक अबाउट दैट। वो जो बक्सा दिख रहा है वहां पे एक एम्प्टी लिखना है आपने, राइट डाउन। स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ने, स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ने होली के दिन रंग बरसे। स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ने होली के दिन इंटीग्रेट होके, स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ने होली के दिन इंटीग्रेट होके खुद को एंड टू एंड कवर किया। स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ने होली के दिन इंटीग्रेट होके खुद को एंड टू एंड कवर किया। स्टेक होल्डर स्टैंड्स फॉर मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स। स्टेक होल्डर स्टैंड्स फॉर मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स। मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर separation of governance and management. Separation of governance and management. Holy stands for holistic approach. Holy stands for holistic approach. Integrate stands for single integrated framework. Single integrated framework. End to end stands for covering the enterprise end to end. End to end cover किया, it stands for कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड। मतलब समझा? क्लियर लॉजिकली?
टेल मी व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोविड 5? पहले एम्प्टी फिर पॉइंट्स. स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ने होली के दिन इंटीग्रेट होके खुद को एंड टू एंड कवर किया. स्टेक होल्डर फॉर मीटिंग द स्टेक होल्डर नीड्स, मैनेजमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. यस. होली फॉर होलिस्टिक अप्रोच. यस. इंटीग्रेट फॉर सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क. व्हाट इज नेक्स्ट? एंड टू एंड मतलब कवरिंग द एंटरप्राइज एंड टू एंड. वेरी गुड. अब अपन आते हैं 5 components of COBIT 5, the last answer in COBIT. अब components मतलब parts. भाई ये COBIT 5 में included है. Features, characteristics, attributes of COBIT 5. इनके लिए मैंने separate empty नहीं बनाया है क्योंकि प्रिंसिपल से ही निकलते हैं कंपोनेंट्स. देखना, जैसे मेरे उसूल होंगे वैसी मेरी एक्शंस होंगी. तो जैसे इसके प्रिंसिपल है वैसे इसके कंपोनेंट है. तो इसके एक एक कंपोनेंट को अपन प्रिंसिपल से कनेक्ट करेंगे. सबसे पहला फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क को मैं डाल सकता हूं सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क से कनेक्ट किया. बिकॉज मेरा उसूल क्या है? सबका मालिक एक. प्रिंसिपल कोविड 5 सबसे बड़ा, तो मेरा कंपोनेंट क्या है? सबको एक ही फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना. तो फ्रेमवर्क. नेक्स्ट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. प्रोसेस को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि एंटरप्राइज गेट्स कवर्ड एंड टू एंड. तो एंड टू एंड से कवर को अपन ने रिलेट किया प्रोसेस डिस्क्रिप्शन से. हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे? प्रिंसिपल से ही कंपोनेंट्स आते हैं ना. जैसे मेरे प्रिंसिपल होंगे वैसे मेरी एक्शंस होंगी. तो जैसे इसके प्रिंसिपल है वैसे कंपोनेंट्स है, तो एक एक को रिलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव. कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होना चाहिए. ये किसकी इच्छा है? स्टेक होल्डर्स की. तो मीटिंग द स्टेक होल्डर नीड्स वी कैन कनेक्ट विथ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट, मैनेजमेंट गाइडलाइंस. सेपरेशन ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट गाइडलाइंस. मैच्योरिटी मॉडल. होलिस्टिक अप्रोच. अपन बोलते हैं ना, यार ये जो मेरा फ्रेंड है ये बहुत चाइल्डिश है. मेरा एक फ्रेंड है ये बहुत मैच्योर्ड है. मतलब ऐसा कौन सी बात पे से आप बोलते हो कि ये चाइल्डिश है, ये मैच्योर्ड है? मैच्योर वो होता है जो सिचुएशंस को प्रॉपर्ली हैंडल करे, सबको साथ में लेके चले, रैशनल डिसीजन मेकिंग करे. सो ये कहते हैं कि कोविड 5 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बहुत मैच्योर है, सभी को इंक्लूड कर चुका है ये आईटी सिक्योरिटी से. तो इट इज अ मैच्योरिटी मॉडल. सो उसको अपने कैसे कनेक्ट किया? होलिस्टिक अप्रोच. ये होलिस्टिक अप्रोच रख के मैच्योर हुआ है, बैलेंस्ड व्यू लेके. सो टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोविड 5? तो आपको याद कैसे करना है? अगर आपको प्रिंसिपल याद आ गए तो कंपोनेंट याद आ जाएंगे. सो टेल मी व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोविड 5? फ्रेमवर्क, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट गाइडलाइंस एंड मैच्योरिटी मॉडल्स. आपने उधर उनके प्रिंसिपल लिख लिया क्या बाजू में, ताकि आपको याद रहेंगे. अब डू वन थिंग, रीड द कोविड 5 वंस. समझा व्हाट इज कोविड 5? दिस इज द एंड ऑफ कोविड 5. मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ योर इसका कोविड 5. इसका इज व्हाट? कोविड 5 ओनली. अभी तक कितने अपन ने पढ़े कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूरे इसका में? अराउंड 250. जो भी पढ़ा सब कुछ कोविड 5 है. तो आधे सीसा तो हो ही चुके हो आप. बस डिग्री लेना बाकी और थोड़ा पढ़ाई करना बाकी है. Virtual students, you also please read COVID 5. 7 benefits, 7 enablers, 5 principles, 5 components.
Okay, this was your COBIT 5. So understood now what is COBIT 5? It is a security standard control objective for information and related technologies, version 5, issued by ISACA. It is a single integrated framework accepted worldwide. All the security standards in this world are babies of COBIT 5. ये पापा है सबके. Next. Next, come to your master chart. So now we have done with your 4 parts. 1, 2, 3, 4 all. 5th part में से risk management we have done. Key management practices. अभी हम लोग का टारगेट है इन 3 को खत्म करना आज. For aligning IT strategy with business, IT compliance and assessing and evaluating of internal controls. बहुत ही छोटे आंसर्स है, देखते हैं. First we come to key management practices for aligning IT strategy with business. IT strategy को बिजनेस से जोड़ने के लिए मैनेजमेंट क्या स्टेप्स उठाएगा, देखते हैं. सो वी आर एट KMP. लिखो क्या, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शॉर्ट फॉर्म. KMP फॉर अलाइनिंग IT विथ बिजनेस. IT और बिजनेस के रास्ते एक करने के लिए देखते हैं मैनेजमेंट क्या भूमिका निभाता है. फर्स्ट वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन. अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन. सपोज यहां पे एक एग्जांपल लिख लो कि फ्लिपकार्ट चाहता है कि अब वो अपना वेबसाइट, अपना बिजनेस यूएस में भी करे. जैसे अमेजॉन यूएस से इंडिया में आया, फ्लिपकार्ट बोला मैं भी उधर जाऊंगा. वो इधर आ सकता है तो मैं भी उधर जाऊंगा. तो अब फ्लिपकार्ट चाहता है कि वो अपना बिजनेस कहां चलाए, यूएस में चलाए. तो ये है अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव. अब अपना क्या काम है, मतलब मैनेजमेंट का, कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव और आईटी को एक साथ लाना. तो अब इसके लिए मैनेजमेंट क्या करेगा, तो सबसे पहला स्टेप मैनेजमेंट क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन. तो फ्लिपकार्ट हैज अंडरस्टूड दैट वेयर इट वांट्स टू गो, यूएसए. अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन. सेकेंड, ऑन योर स्क्रीन, assess the current environment. Access the current environment. Capabilities and performance. क्यों जरूरी है, एचडीएलसी में भी किया था. नया सिस्टम चाहिए तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा. सो assess the current environment, capabilities and performance. Third, define target IT capabilities. Define target IT capabilities. फ्लिपकार्ट को अब जाना है यूएसए, तो इंडिया जैसे उधर कैश ऑन डिलीवरी नहीं चलता, उधर ऑनलाइन पेमेंट ही चलेगा. उधर वॉलेट से पेमेंट, पेपाल से पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बहुत चलता है. कैश ऑन डिलीवरी नहीं चलेगा. उधर खुद का ट्रांसपोर्ट सर्विस लगाना या किसी थर्ड पार्टी को हायर करना, उसके हिसाब से यू नीड टू डिफाइन द आईटी टारगेट कैपेबिलिटीज. फोर्थ, कंडक्ट गैप एनालिसिस. कंडक्ट गैप एनालिसिस. ये क्या होता है, मैं यहां पे हूं और मुझे उधर जाना है, तो उधर मैं कैसे जाऊंगा, कितना गैप है, यू हैव टू एनालाइज. मुझे यूएसए तो जाना है, बट क्या मेरे पास फाइनेंस है, क्या मेरे पास आईटी है, और अगर नहीं है तो कितना नहीं है, कितना और लगेगा, क्या मुझे और फंड रेजिंग करना पड़ेगा. सो यू हैव टू कंडक्ट गैप एनालिसिस. समझ में आ रहा है क्या. फिफ्थ, डिफाइन स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप. अब एक्चुअल जब सब कुछ पता चल गया तो अब क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि अपन लॉन्च कैसे करेंगे. वहां पे बिग बैंग इवेंट करेंगे, हल्लू से पीछे के दरवाजे से एंट्री करेंगे, क्या करोगे आप, रोड मैप कैसा होगा, फंड रेजिंग किधर से आएगी, कितना फंड रेजिंग होगा, आईटी में कौन नए बंदों को लेना है, क्या करना है. 6, कम्युनिकेट आईटी स्ट्रैटेजी
एंड डायरेक्शन। अब जब मैनेजमेंट का पूरा करके हो जाएगा तो कम्युनिकेट किसको करेंगे? ऑपरेशन लेवल को, कि भाई अब चलो काम पे लग जाओ, आपको ऐसा 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 ये चीज सब करनी है। ओके तो आपने एग्जांपल लिख लिया क्या? फ्लिपकार्ट वांट्स टू ओपन इट्स स्टोर इन इट्स यूएस में, उसको अभी जाके अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सो दीज आर द 6 पॉइंट्स दैट की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट फ्लिपकार्ट विल अंडरटेक। व्हाट आर द की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विद बिजनेस? पहला, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन, assess the current environment and performance, define target IT capabilities, conduct gap analysis. अब plan बना लो, define strategy plan and roadmap, and what is the last? Communicate IT strategy and direction. सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। Now we are at second type of key management practice. Third, अभी तक दो देखा ना अपन ने। Now we come to third type of key management practices for IT compliance. Key management practices for IT compliance. देखना यहां पे, कलर ठीक से नहीं है, अच्छा नहीं है। की मैनेजमेंट, सॉरी केएमपी लिख सकते हैं ना हम लोग, क्यों इतना लिख रहा हूं मैं? केएमपी फॉर आईटी कंप्लायंस। दिस इज ऑन योर पेज 117, दिस इज ऑन योर पेज 17। की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ आईटी कंप्लायंस। आईटी मतलब इनकम टैक्स नहीं है इधर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट, identify external compliance requirement. क्यों भाई, क्यों जरूरी है? हाँ, लॉज कैसा है वैसा आपका सिस्टम बनेगा, तो आइडेंटिफाई। तो देखना, आईटी कंप्लायंस इन द सेंस यहां पे वो चाहते हैं कि आपका आईटी हर तरीके से कंप्लायंस में रहे, आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो। सो सबसे पहले आउटसाइड को देखोगे, आइडेंटिफाई external compliance requirement. Second, optimize response to external, optimize response to external requirement. आपके फौज को रेडी करो लड़ाई के लिए। रिक्वायरमेंट आपने फर्स्ट स्टेज में देख ली ना, अभी चलो आपको रिस्पॉन्ड करना है, तो सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल requirement. Third, confirm external compliance. मतलब सॉफ्टवेयर ठीक से बना कि नहीं, सिस्टम ठीक से बनी कि नहीं, देखो आपने प्लान किया फिर रिस्पॉन्ड किया, अरे बट क्या उसका आउटकम आया, वो तो देखो। कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस। लास्ट, ऑब्टेन अश्योरेंस, ऑब्टेन अश्योरेंस ऑफ एक्सटर्नल कंप्लायंस। कौन करेगा ये? ऑडिटर देगा आपको एक्सटर्नल कंप्लायंस। अश्योरेंस सर्विस कौन देता है? ऑडिटर। आपका है ना ऐसे एंगेजमेंट फॉर अश्योरेंस, एश्योरेंस सर्विसेज, तो मतलब ऑडिटर आके ऑडिट करेगा, अभी देखेगा कि आपका सिस्टम क्या कंप्लायंट है। आप बोल रहे हो अरे बट वेदर यू आर राइट, यू आर करेक्ट और नॉट, इसी वही तो रोल है ऑडिटर का। ठीक है, सिंपल, इतना ही आंसर है। तो टेल मी व्हाट आर द केएमपी फॉर आईटी कंप्लायंस? Identify external compliance requirement, then optimize the response to external, then confirm and then obtain assurance, मतलब audit करवा के लो अभी। सिंपल। लास्ट आंसर केएमपी, ताकि अपना एक क्लियर हो जाए, केएमपी वाला पार्ट हो जाएगा लास्ट। केएमपी, यस, फॉर असेसिंग, KMP for assessing and evaluating internal control. Evaluating internal control. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में एकदम एक नंबर है, अरे बट यू नीड टू इवेल्युएट ना, यू नीड टू असेस वेदर यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट। मैं एकदम कड़क पढ़ाई हुई मेरी,
तो को लिखते ही नहीं आया एग्जाम में तो क्या कर लेगा, तो टेस्ट सीरीज देके देख तेरा राइटिंग स्पीड है कि नहीं, तो ऐसी वाली बात है, यू नीड टू इवैल्यूएट. सो इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट कैसे इवैल्यूएट करेगा, KMP की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. फर्स्ट, मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स. मॉनिटर मतलब देखो इंटरनल कंट्रोल जो लगाए हुए हैं, अब हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल तो होते ही है, तो यहां पे पहला स्टेप वो नहीं है कि क्रिएट इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल है, यू आर एट द असेसिंग पॉइंट, तो फर्स्ट यू मॉनिटर क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मॉनिटर. सेकेंड, रिव्यू कंट्रोल, इट्स पेज 21. रिव्यू कंट्रोल इफेक्टिवनेस. What is control effectiveness? What the control is applied for, whether control is doing that thing or not, is control effectiveness. जैसे मुकुंद को बोला था इधर रिसिप्ट चेक कर लो, वो क्या देख रहा, सिर्फ रिसिप्ट पे फोटो. अरे फोटो देखने थोड़ी बोला है, तू देख ये बैच का बच्चा है क्या, फीस पेड है क्या, हाँ क्या इस एस फाउंडेशन का स्टूडेंट है क्या, तो ये इफेक्टिवनेस है. सिर्फ वो देख रहा, फोटो देख रहा, आगे फोटो आगे, अरे नीचे आगे भी तो देख. So review control effectiveness. Third, promote control self assessment. Promote control self assessment. मतलब हम मुकुंद को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे तू खुद को इफिशिएंट बना, ऐसे रिसीट चेक करनी चाहिए, तूने अगर अच्छे से रिसीट चेक करी ना हम तेरे को प्रमोशन देंगे, इंसेंटिव देते उसको. सो प्रमोट कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट मतलब टेस्ट सीरीज देते हो, यू डू सेल्फ असेसमेंट, तो कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन्स, आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट डिफिशियंसी. किसको बताओगे ये डिफिशियंसी, मैनेजमेंट को कि क्या कमी रह गई, मुकुंद नहीं सुन रहा क्या, ऐसी वाली बात है. फिफ्थ, इंश्योर इंडिपेंडेंस. ऑडिटर आ गया, इंडिपेंडेंस में आया, तो इंडिपेंडेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ assurance providers. Who are assurance providers? Auditors. तो वो कहते हैं कि इंश्योर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मतलब किसी के दबाव में नहीं आया ऑडिटर. ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट चक्कू दिखा के बोला लिख ऑडिट रिपोर्ट, लिख मैं जो बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट. उसके बाद क्वालिफिकेशन चेक कैसे करोगे, एज पर द रूल्स एप्लीकेबल टू यू. अब जैसे कंपनीज एक्ट में रूल्स है कि इफ ऑडिटर इज इंडेक्टेड टू अ कंपनी, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ही इज डिस्क्वालिफाइड. तो चेक द क्वालिफिकेशन ऑफ द अश्योरेंस प्रोवाइडर्स. वेदर इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है ना, सो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल्स पे ही तो कमेंट करता है, तो ऑडिटर का भी रोल यहां पे है. सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, लास्ट सेकेंड, प्लान अश्योरेंस इनिशिएटिव्स. मतलब 7 पॉइंट लिखता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. execute assurance initiative. करेक्ट, वेरी गुड. जो ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में सजेशंस दिए उसको इंप्लीमेंट करने का तू पहले प्लान कर, अपना मन बना. कौन मन बनाएगा, मैनेजमेंट. और उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब अब उसको लगा. अगर ऑडिटर ने कहा कि भाई मुकुंद ही खतरनाक है, तो मुकुंद को रिप्लेस करना पड़ेगा. सो पहले मन बनाना पड़ेगा, भाई मुकुंद को टाटा बाय बोलना पड़ेगा, नए को हायर करना पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूशन आ जाएगा. ओके, सो टेल मी व्हाट आर द KMP फॉर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द इंटरनल कंट्रोल. ये बहुत ही जनरलाइज्ड आंसर है, ये ऑडिट में भी आपको हेल्प कर सकता है, ऑडिट में भी लिख सकते हैं इसको, नथिंग टेक्निकल हियर. फर्स्ट, मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल. उसके बाद रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. प्रमोट control self assessment. Yes, what is next? Identify and report deficiency. Yes. Auditor माने लगाओ. उसके बाद plan the
assurance initiatives. And what is next? Execute the assurance initiatives. So that's it for today. Revision part कल के लिए रखते हैं. सर ओवरडोज हो गया. ठीक है भाई, आज के लिए जाइए. थैंक यू.